देखो लास्ट क्लास पे हमने क्या पढ़ लिया था कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसको कोर्स ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेस पे होता है? सीव एनालिसिस के। ठीक है, तो सीव के बेस पे हमने क्या निकालना? परसेंटेज फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, तो परसेंटेज फाइन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, परसेंटेज फाइन पार्टिकल। ठीक है, परसेंटेज फाइन पार्टिकल्स वर्सेस पार्टिकल साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग स्केल पे। ठीक है, और ये जो कर्व होता है इसको बोलते हैं हम सेमी लॉग कर्व। Am I audible or not? ठीक है, तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सेमी लॉग कर्व पर। ठीक है, अब तुम सबके लिए एक क्वेश्चन है कि हम इसको सेमी लॉग कर्व पर क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? Why particle size distribution is represented on semi log curve? जो भी बता रहा है ना वो ऑन कर देता हूँ, बोल के बताए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा औरों को भी। जैसे लिख के पूरी बात पहुंचती नहीं है। इसमें से मुझे ऋषभ की और अमन की बात थोड़ी सही लगी। एक बार बोल के बताओ कहना क्या चाह रहे हो। बट अमन तुम बताओ। सर साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। कहीं ये अच्छा, 10 mm है, कहीं ये 0.001 mm है। तो फिर लॉग से क्या हेल्प होगी? लॉग से 10 की पावर चली जाती है ना सर। क्या चली जाती है? 10 की पावर में आ जाती है। 10 की पावर में आती है लॉग से वैल्यू। फिर उससे उससे कर्व कर्व जो होगा ज्यादा स्टीफ नहीं बनेगा और नहीं, लार्ड नहीं कर्व बनेगा। कर्व लार्ज से क्या मतलब है? देखो बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को एक्स और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी को पता हो तो बता दो। हम्म, सुमित सर ने भी सही एक्यूरेसी के बताया। लिए। सुमित ने भी सही बताया, एक्यूरेसी कोई रीजन नहीं है। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज फाइनर को, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं साइज को, पार्टिकल साइज को। ठीक है, पार्टिकल साइज को हम किस पे यूज करते हैं? लॉग स्केल पे। ठीक है, तो इसका रीजन ये है लॉग स्केल में यूज करने का। अब देखो पार्टिकल साइज यदि मैं देखो फाइन फाइन ग्रेड मतलब सॉरी कोर्स कोर्स ग्रेड में भी देखूं और केवल देखूं सैंड सैंड के लिए, तो सैंड का मैंने तुम्हें साइज बताया 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक। तो इसके अंदर लाखों साइज एग्जिस्ट करते हैं। लाखों से मेरा कहने का मतलब है 75 माइक्रोन से लेते चलो 76 माइक्रोन, 77, 78, 79, ऐसे ही तमाम तो माइक्रोन में है। फिर mm में आ जाओगे, ये तो 10⁻⁻6 है। फिर -5 में आओगे, फिर -4 में आओगे, फिर जाके -3 में आओगे। ठीक है, तो जब इनका कंप्यूटेशन करोगे ना तो ये कई लाख पार्टिकल्स बैठेंगे। कई मतलब इनफाइनाइट एक तरीके से। ये तो केवल मैं किसकी बता रहा हूँ? सैंड की। फिर तुम ले लो ग्रेवल,
ठीक है। तो यदि तुम्हें वेरिएशन देखोगे, जब भी तुम टेस्ट करोगे, जब तुम वेरिएशन देखोगे तो ये जो लाइन है, यदि तुम नॉर्मल स्केल पे, भाई नॉर्मल स्केल पे यदि तुम रिप्रेजेंट करोगे, मान के चलो 10-10 के वेरिएशन पे भी रिप्रेजेंट करोगे, 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो स्केल है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली तुम किसी भी नोटबुक पे ये चीज रिप्रेजेंट ही ना कर पाओ। ठीक है, तो जब भी हमें ऐसी कोई भी दिक्कत आती है रिलेटेड टू साइज, ठीक है, जब साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है किसी भी एक्सिस पे, ठीक है, किसी भी एक्सिस पे साइज का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लॉग में। ठीक है, उसने क्या बोलते हैं, अमन ने ये चीज सही बताई थी कि 10 की पावर में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब चीजें 10 की पावर में रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, तो ये क्या होती हैं, ये शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बहुत लार्ज डेटा को कम गैप में रिप्रेजेंट कर देते हैं ये। ठीक है, इसीलिए हम यूज करते हैं लॉग स्केल ऑन एक्स एक्सिस। वाई पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि देखो परसेंटेज फाइनर हमने कैलकुलेट की, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये 0 to 100, भाई इतना ही तो लाई करेगी। 0 to 100%, 0 यहाँ लिख दिया, 10-10 का गैप लेके रिप्रेजेंट कर दो, 10-25 का ले लो बेशक, तो इजीली ये एक पेज में आ जाएगा। लेकिन दिक्कत आती है साइज में। किसी को कोई डाउट इसमें? आया समझ में या नहीं, ये बताओ पहले। बेटा जितनी मेहनत मैं करता हूँ ना तुम्हें पढ़ाने के लिए, उसकी 5% भी तुम कर लोगे ना तो बहुत कुछ समझ जाओगे। एक तो कोई भी तुम्हें से किसी को भी फॉर्मूले याद नहीं हुए अभी तक। बेटा वो लिख रही है परसेंटेज फाइन पार्टिकल, 4 बार पूछ के 4 बार ये क्या बताई थी, इतनी बड़ी डिटेल समझाई है, क्या समझाया था मैंने? जब तुम्हें यही नहीं पता चला इतनी देर में कि पूरी पहली क्लास इसी चीज पे हुई है, परसेंटेज फाइनर पे। इस कर्व में किसी को कोई दिक्कत? देखो अब नेक्स्ट चीज समझो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी इस कर्व में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेसिकली जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है, बेटा सॉइल पार्टिकल की वैल्यू कैसे कम हो जाएगी ये मुझे बता दो। ऐसा हो सकता है कि कोई 4.75 mm का पार्टिकल है तो वो 2 mm का हो जाएगा? वो वैल्यू कम नहीं होती है, उसका जो कंप्यूटेशन है, जो कंप्यूटेशन है उस वो कम हो जाता है। अब वो कम कैसे हो जाता है वो बता तो रहा हूँ कि लॉग जो है वो 10 की पावर में कन्वर्ट कर देता है। मान के चलो 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, इसके बीच में ही तुम्हारी लाखों वैल्यू आ जाएंगी, तो वो चीज कर देता है लॉग, तो वो जो स्केल है वो कम हो जाता है इस चक्कर में। ठीक है, अब देखो सॉइल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो वेल ग्रेडेड, एक पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, ये जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो मतलब हर साइज का पार्टिकल मिलता है एक तरीके से। जैसे यदि सैंड ही हुई तो सैंड में 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm के सारे पार्टिकल की रेंज मिलेगी कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब ये मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एग्जांपल ले लिया है मैंने सैंड का। ठीक है, वेल ग्रेडेड मतलब कि हर साइज का पार्टिकल होगा। जैसे मान के चलो 4.75 का होगा, 4.75 को 4.74 भर रहा होगा, 4.74 को 4.73 भर रहा होगा, तो ऐसे ही 75 माइक्रोन तक ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल के साइज होंगे ऑलमोस्ट। ठीक है,
अब पुअरली ग्रेडेड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, एक गैप ग्रेडेड। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल होंगे, जैसे मान के चलो 2 mm के ही हैं सारे, सारे के सारे 2 mm के पार्टिकल हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। और गैप ग्रेडेड में क्या होगा कि बीच में कुछ मिसिंग होगा, जैसे मान के चलो 4.75 mm है, ठीक है, फिर 4.75 mm के बाद 1 mm के हो गए, ठीक है, 1 mm के बाद 75 माइक्रोन के हो गए। ठीक है, तो गैप मतलब कि कुछ पार्टिकल्स का गैप होगा, कुछ पार्टिकल्स इसमें से मिसिंग होंगे। ठीक है, तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होगी इनमें से? और वेल ग्रेडेड के बाद? अच्छा, इसमें जो तुम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया निकाल रहे हो वो किस बेस पे निकाल रहे हो? वॉइड्स, बिल्कुल सही बताया है, अमन और श्रेयांश दोनों ने बिल्कुल सही। किस बेस पे निकाल रहे हो? वॉइड्स के बेस पे। ठीक है, जिसमें वॉइड्स जितने कम, भाई जितना सॉलिड ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, सॉलिड ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा वेल ग्रेडेड का। क्या? स्ट्रेंथ। वेल ग्रेडेड में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। और यदि मैं वेल ग्रेडेड का कर्व बनाऊं तो वेल ग्रेडेड का कर्व जो है वो थ्रू आउट इस पे होगा, मतलब कि थ्रू आउट एक्स एक्सिस के थ्रू आउट मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हर साइज के पार्टिकल मौजूद है, वेल ग्रेडेड में हर साइज के पार्टिकल मौजूद है, जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ है वो पूरे, अभी कार्तिक तुम्हें यही नहीं पता चला है कि कौन सा पार्टिकल क्या कर रहा है, मतलब मैंने वर्ड्स का भी क्लासिफिकेशन बता दिया, उसके बाद भी तुम लोग सही नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, ये चीज बताओ, ये चीज समझ में आई कि वेल, अब मैं इंडिविजुअली को एक एक करके समझा रहा हूँ, समझो स्ट्रेंथ वाइज हर पैरामीटर बता रहा हूँ उसका। ठीक है, वेल ग्रेडेड का समझो, सबसे पहले वेल ग्रेडेड जो है वो थ्रू आउट द कर्व लाई करेगा, क्योंकि इसमें हर साइज के पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, बेटा ये क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या बताऊं इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में? वेल ग्रेडेड का जो कर्व है, पहले ये बताओ कि इसमें हर साइज के पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका जब हर साइज के पार्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे, जब इसको परसेंटेज फाइनल वर्सेस पार्टिकल साइज पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये थ्रू आउट द कर्व होगा या नहीं होगा? इसका जो कर्व रिप्रेजेंटेशन होगा वो थ्रू आउट द कर्व होगा या नहीं होगा? होगा। सही है। तो जो, जैसे ये है, ठीक है, ये कोर्स ग्रेड का है, ये वेल ग्रेडेड का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो पुअरली ग्रेडेड में सबसे पहले देखो गैप ग्रेडेड। और इसका जो और दूसरी चीज इसको पहचानते हैं स्लोप से, इसका जो स्लोप होगा वो होगा ग्रेजुअल, मतलब स्टीप नहीं होगा, मतलब कम होगा एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, इसके बाद आओ गैप ग्रेडेड पे। गैप ग्रेडेड इज एन एग्जांपल ऑफ पुअरली ग्रेडेड सॉइल। ठीक है, तो गैप ग्रेडेड में क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर साइज प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इसके बाद जो स्ट्रेंथ आएगी वो गैप ग्रेडेड की आएगी, वेल ग्रेडेड में सबसे ज्यादा, इसके बाद गैप ग्रेडेड में।
अब यदि तुम्हें देख कि गैप ग्रेडेड कौन सा है, तो गैप ग्रेडेड को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसमें फ्लैट कर्व मिलेगा तुम्हें। अब ये फ्लैट कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लैट कर्व रिप्रेजेंट करता है कि इस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई ये चीज या नहीं आई? इस पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल इसमें प्रेजेंट नहीं है। आई ये चीज समझ में? ठीक है, ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? गैप ग्रेडेड से। ठीक है, अब आओ फाइन, तो सॉरी सबसे लास्ट क्या है? पुअरली ग्रेडेड में यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में सबसे ऑलमोस्ट बोलते हैं, क्योंकि कभी भी एक साइज का पार्टिकल कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल होंगे तो उसका जो कर्व होगा वो एक तरफ ही रिस्ट्रेन हो जाएगा। इसमें कोई बन रहा है? जैसे ये है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है ना, ये जो है इसमें ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल्स हैं, तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का जो स्लोप होता है वो सबसे ज्यादा स्टीप होता है। ठीक है, स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप होता है। अब इसको मैं अलग से एक कर्व बना के समझा देता हूँ। ठीक है, देखो ये परसेंटेज फाइलर वर्सेस लॉग डी। लॉग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉगरिथम स्केल पे साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं 75 माइक्रोन से लेके 75 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0.075 mm से लेके, ये यहाँ मान के चलो यहाँ है तुम्हारा 4.75 mm। ठीक है, बीच में एक दो साइज और ले लो, मान के चलो यहाँ 1 mm है, यहाँ 2 mm, यहाँ 75 की तरफ ले लो 75। ठीक है, अब सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वेल ग्रेडेड को। तो जब भी वेल ग्रेडेड सॉइल होगी उसका जो कर्व होगा वो थ्रो आउट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? वेल ग्रेडेड। रीजन इसका, क्योंकि इसमें हर साइज के पार्टिकल मिलेंगे। अब तुम एक्स एक्सिस पे कहीं भी देख लो, हर साइज के पार्टिकल इस सॉइल में प्रेजेंट है। यदि कोई भी सॉइल वेल ग्रेडेड होगी तो उसमें हर साइज के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, हर साइज के पार्टिकल्स होंगे, इसकी वजह से क्या होगा? इसका जो स्लोप होगा वो ग्रेजुअल होगा। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। अब आ जाओ गैप ग्रेडेड में। गैप ग्रेडेड में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर साइज के पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मतलब कि ये एक गैप क्रिएट होगा, इससे मतलब इसकी पहचान होती है गैप ग्रेडेड की, ये होगा गैप ग्रेडेड। ठीक है, लास्ट आ जाओ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये होगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। ठीक है, जब इसमें ऑलमोस्ट सेम साइज के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो इसका जो स्लोप होता है ना, इस स्लोप होता है स्टीप। ठीक है, ऑलमोस्ट देख रहे हो इट टेंड्स टू 90, मतलब टेंड्स कर रहा है 90 की तरफ, होगा नहीं, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 90। 90 हो गया मतलब कि मान के चलो उसमें केवल 2 mm के ही पार्टिकल या 1 mm के ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तब होगा 90। ये चीज समझ में आई सबको या नहीं आई? यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। अब तुम एक काम करना, इसी चीज को कहीं से पढ़ना और पढ़ के देखना तुम्हें कितना समझ में आता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का स्लोप ये है, ये वाला जो है, उसमें स्लोप क्या है? उसमें स्लोप कह नहीं सकते हो, ग्रेजुअल होगा वैसे तो स्लोप मोस्टली।
ये जो मैंने पीपीटीज में लगा रखी है इसके मैंने नोट्स भेज दिए ग्रुप पे ऑलरेडी। बेटा परसेंटेज साइज वो तो इंक्रीज परसेंटेज साइज के साथ इंक्रीज करें ऐसा जरूरी है? कौन सी परसेंटेज साइज के साथ इंक्रीज करें? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये कर्व जरूरी नहीं है ऊपर ही जाए? इसको मैं तुम्हें समझा दूंगा। बेसिकली मैं बताऊं ना, जब हम लोग परसेंटेज फाइनल निकालते हैं, ठीक है, मैंने ये जब तुम्हें निकाला था परसेंटेज फाइनल, एक मिनट रुको, देखो यहाँ हमने परसेंटेज फाइनल निकाला था। अब ये है 2 mm साइज के पार्टिकल, ठीक है, इस पे कुछ वेट रिटेन किया होगा, उस वेट रिटेन की कुछ परसेंटेज आएगी। तो जैसे जैसे तुम यहाँ आते जाओगे ना नीचे की तरफ, तुम देखोगे कि लास्ट की वैल्यू क्या आती जाएगी, 100 आती जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट होता है, जैसे ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज नीचे 100 है, ठीक है, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, 100 माइनस C1, 100 माइनस 100, हाँ सॉरी, ये जो लास्ट की वैल्यू है ये 0 आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे उल्टा चलता है, आगे समझ में? वो मैंने उल्टा लिख दिया था, बाकी कंसेप्ट वही है। तो ये हमेशा ही इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एक और कभी तुम्हें डाउट आए, कुछ लोग इन कर्व्स को उल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कर्व्स है ना, जैसे ये तो ऐसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, कुछ लोग इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ नहीं है। उसमें ये जो पार्टिकल साइज है, जैसे ये तो 0.01 से इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ 10 होगी, मतलब वो उल्टा लेते हैं साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस साइज डिस्ट्रीब्यूशन वो उल्टा ले लेते हैं, इसलिए वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दो टर्मिनोलॉजी और होती है इसमें, एक कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं CU से, जो होता है D60/D10। एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो होता है D30²/D10 इंटू D60। ठीक है, ये दो टर्म और होती हैं, इनको और याद कर लेना। इनके बेसिस पे हम पार्टिकल को डिफाइन करते हैं कि कौन सा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा और कौन सा वेल ग्रेडेड होगा। ठीक है, यदि सैंड के पार्टिकल हैं, यदि सैंड है और CU ग्रेटर देन 6 है, ठीक है, तो वो होती है वेल ग्रेडेड। ये सैंड के लिए, ठीक है। और ग्रेवल के लिए इस बुक में जो डेटा दे रखा है, जो मेरे पास बुक है, वो उसमें थोड़ा सा एरर है। CU ग्रेटर देन 4 होगा तो वो वेल ग्रेडेड होता है। ठीक है, ग्रेवल के लिए CU ग्रेटर देन 4 वेल ग्रेडेड होता है, सैंड के लिए CU ग्रेटर देन 6 वेल ग्रेडेड होता है। और ये वेल ग्रेडेड, कोर्स ग्रेडेड, वो सॉरी वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड केवल सैंड और ग्रेवल के लिए ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनालिसिस कौन सी पढ़ रहे हैं, सीव, और सीव एनालिसिस किसके लिए की जाती है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में कौन कौन सी सॉइल आती है, एक तो सैंड और एक ग्रेवल। तो इसीलिए ये केवल अभी हम कोर्स ग्रेन सॉइल का पढ़ रहे हैं, फाइन ग्रेन का बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और CC की वैल्यू यदि 1 to 3 है तो वो वेल ग्रेडेड है। दो चीज याद रखना, दोनों का मिलना एक साथ जरूरी है। जैसे कि हमने किसी भी सॉइल के लिए CC निकाला और CU निकाला, ठीक है, मान के चलो सॉइल है सैंड, एग्जाम्पल के लिए सॉइल है सैंड, CU की वैल्यू आई 7 और CC की वैल्यू आई 2, तो तुम कह दोगे जो सॉइल है वो वेल ग्रेडेड है। ठीक है, अब मान के चलो CU की वैल्यू आई 5, CC की वैल्यू आई 2, ठीक है,
तो जो सॉइल होगी वो होगी पुअरली ग्रेडेड। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ले लो, जैसे मान के चलो सी यू की वैल्यू आई 8 और सी सी की वैल्यू आई 4 ले लो। ठीक है, 1 2 3 में नहीं आई तो भी वो पुअरली ग्रेडेड होगा। ये मेरे पास गुरबंदी में वाली बुक है, मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका यूज क्या होता है ये बता रखा है। ठीक है, तो कुछ तुम्हारे मतलब एमसीक्यू क्लियर कर देता हूँ यहीं। जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सबसे पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए यूज होता है? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और कोर्स ग्रेन सॉइल के क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने बताया, तुम कोई भी कर्व देख के अब बता दोगे कि कौन सा कर्व किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज से, मतलब कि वो वेल ग्रेडेड है या फिर वो पुअरली ग्रेडेड है। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। इसका मैं कोई ना कोई न्यूमेरिकल ढूंढूंगा और जब मुझे कोई न्यूमेरिकल मिल जाएगा उसमें मैं तुम्हें पूरा CU कैसे निकालते हैं, CC कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फाइनर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज फाइनर का CU CC से क्या रिलेशन है, D60 D10 का क्या मतलब है, वो पूरा एक कंबाइंड न्यूमेरिकल करा के ये पूरा टॉपिक तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अभी भी यदि किसी थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो तो ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अभी तक हमने पढ़ा सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस किसके लिए होता है? कोर्स ग्रेन के लिए। और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किसके लिए होता है? फाइन ग्रेन के लिए। सेडिमेंटेशन एनालिसिस का केवल इतना ही टॉपिक होता है जितना ये दे रखा है, मतलब सॉरी टॉपिक बड़ा होता है लेकिन तुम्हारी बुक में इतना ही दे रखा है। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो एनालिसिस होता है वो यूज होता है किसके लिए? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। ठीक है, कोर्स के लिए सीव हो गया, फाइन के लिए सेडिमेंटेशन एनालिसिस हो गया। ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल का साइज कहाँ से कहाँ तक होता है? फाइन ग्रेन सॉइल का साइज लेस देन 75 माइक्रो। ठीक है, अब देखो पढ़ो। फाइन ग्रेन ये सब छोड़ दो, बस ये याद रखना लेस देन 75 माइक्रोन के लिए यूज होता है। ठीक है, soil particles finer than 75 micron cannot be sieved. Therefore, the particle size analysis of such soil is made by other means, जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। अब जो ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो बेस होता है किस पे? इट इज बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। ठीक है, जिससे हमें टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर सेटिंग in a fluid of infinite extent मिलता है। when a small sphere settles in a fluid, its velocity first increase under the action of gravity, but after the drag force comes into action, it retards the velocity after an initial adjustment a period। अब एक जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। देखो इसको पढ़ लेना, इसमें तुम्हारे में ज्यादा नहीं दे रखा तो इसलिए ज्यादा डीप में मैं पढ़ा भी नहीं रहा, और इससे रिलेटेड जिसको भी जो डाउट आए वो पूछ लेना। थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें दो एनालिसिस होती है, एक होती है हाइड्रोमीटर, ठीक है, और एक होती है पिपेट। ठीक है,
इनकी मदद से हम इनकी एनालिसिस करते हैं, किसकी, फाइन ग्रेन की। देखो बेसिकली क्या होता है ना, जब 75 माइक्रोन से नीचे साइज पहुंचता है तो मैंने बताया कि इनमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करती हैं। अब इन कोहेसिव फोर्स के कारण सीव एनालिसिस टफ हो जाता है। अब टफ क्यों हो जाता है वो समझो। जैसे मान के चलो दो पार्टिकल हैं, ये आपस में एक दूसरे से कोहेसिव फोर्स से टाई अप है, ठीक है। जब टाइड होंगे तो इनका जो साइज होगा वो ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, तो इनका हमें एक्चुअल साइज नहीं मिल पाता है इन केस ऑफ सीव एनालिसिस। तो इसीलिए हम किस में जाते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे, ठीक है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आती है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ तुमने पढ़ा होगा। स्टोक्स लॉ पढ़ा है किसी ने? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वी एस है, ठीक है, वी क्या है, वेलोसिटी। पहली बार बेटा इसलिए सुना है ना कि कभी पढ़ा नहीं है। G-1 पढ़ते तो कई बार सुनते थे, 3 बार तो कम से कम सुन लिया होता अब तक। G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, ठीक है। अब समझो स्टोक्स लॉ होता किस लिए है। मान के चलो ये कोई भी कंटेनर है, ये फिल है वाटर से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कोई तुमने सॉइल पार्टिकल डाला, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल नीचे जा रहा है विद अ वेलोसिटी v। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा तो एक पॉइंट पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और उसकी वेलोसिटी पे हम स्टडी करते हैं किसकी, स्टोक्स लॉ की, ठीक है। स्टोक्स लॉ उसी वेलोसिटी पे जाके वैलिड होता है। तो उसी उसी वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर बाई 18 म्यू, ठीक है। अब कुछ जिनको ज्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च करने का उनके लिए बता देता हूँ ये आती कैसे है थोड़ी सी, ठीक है। नीचे जो है कौन सी फोर्स लगती है किसी भी बॉडी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर जाती है तो उस पे लगती है, किसी भी फ्लूइड के अंदर, बायोएंसी, ठीक है। और एक इसमें लगेगी ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कौन सी होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस फोर्स होती है, ठीक है, ड्रैग फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बायोएंसी प्लस ड्रैग के बराबर रख देना, ये रिलेशन आ जाएगा निकल के। ये केवल तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है, बाकी कभी आएगा नहीं तुम्हारे लिए, समझिए। जब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रैग प्लस बायोएंसी के बराबर हो जाती है, जब ही हमें टर्मिनल वेलोसिटी मिलती है, और वही हम कंप्यूट करते हैं इन केस ऑफ स्टोक्स लॉ। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ, रेन ड्रॉप पे भी लगता है।
अच्छा एक चीज बताओ, रेन ड्रॉप किस फ्लूइड से होके जाती है? रेन ड्रॉप जो है वो किस फ्लूइड से होके जाती है? ये यार बढ़िया यार, कुछ लोग वाकई में बहुत पढ़ते हैं। ठीक है चलो, आज की क्लास यहीं एंड कर